हेलो प्यारे बच्चों, मैं अशोक सर। आप देख रहे हैं मेरे चैनल मॉडर्न कॉमर्स बाय अशोक सर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगले कुछ क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो यानी पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, और मैं कुछ क्वेश्चन के साथ पार्ट वीडियो लेकर के आया हूँ। और पार्ट 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप जाएं और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो आज हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है 21 कि अस्थाई संपत्ति के मूल्य में वृद्धि कहलाती है। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज टर्म्स एज। अगर किसी फिक्स एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका गिवन है। ऑप्शन नंबर ए लाभ यानी कि प्रॉफिट, बी मूल्य में वृद्धि यानी एप्रिसिएशन, सी दोनों ए और बी, डी उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो अब इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सी यानी कि दोनों। क्यों? क्योंकि बाबू जब किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, यानी कि किसी एसेट्स का वैल्यू पहले अगर 50,000 था और अगर अब उसकी वैल्यू बढ़ करके 55,000 हो जाता है तो 5,000 से यहाँ क्या हो रहा है? फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। और जब किसी एसेट्स का वैल्यू 50 से 55 हो गया तो इसका मतलब उसका वैल्यू एप्रिसिएट करके 55,000 हो गया। क्लियर है? इसीलिए इसका राइट आंसर होगा प्रॉफिट और एप्रिसिएशन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कि ए और बी 5:3 में लाभ हानि का विभाजन करते हुए साझेदार है। मतलब ए और बी क्या है? दो पार्टनर्स है जो कि अपने प्रॉफिट और लॉस को 5:3 में बांटते थे। सी को नए साझेदार के रूप में शामिल किया गया। मतलब सी क्या कर रहा है? फर्म में आ रहा है यानी नए पार्टनर्स के रूप में। तो नया लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है कि 9:5:2 यानी कि सभी पार्टनर्स का, ए का, बी का, सी का, सभी पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 9:5:2। तो हमें निकालना है कि ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके कि इसका जवाब क्या होगा, है ना। तो अब ए और बी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ 5:3, ए बी सी का न्यू रेशियो दिया हुआ 9:5:2, है ना। तो जब भी नए पार्टनर्स आते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स ही नए पार्टनर्स के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। इसका मतलब जब भी सेक्रीफाइस करेगा तो ओल्ड पार्टनर्स ही सेक्रीफाइस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सी के लिए ए और बी कितना सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, ए सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ए का ओल्ड रेशियो माइनस ए का न्यू रेशियो। तो अब ए का ओल्ड रेशियो यानी कि 5/8, ए का न्यू रेशियो यानी कि ए का न्यू रेशियो है 9 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो यानी कि 9/14 और 2 16। तो अब अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी एलसीएम जो आएगा वो आएगा 16, है ना। तो 8 दूनी 16 और 2 बचे 10, है ना। तो 16 एकम 16, 9 एकम 9, तो हो गया बाबू 1/16। तो बी सेक्रीफाइस, तो बी का सेम एज उस बाबू कि बी का ओल्ड माइनस बी का न्यू रेशियो। तो बी का ओल्ड रेशियो 3/8 माइनस बी का न्यू रेशियो 5/16। तो अब इसका जो आएगा एलसीएम सेम एज आएगा यानी 8 दूनी 16, 2 तिया 6, 16 एकम 16 यानी 5 एकम 5 यानी कि 1/16। तो इसका जो सही जवाब होगा ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा वो होगा 1:16 इट मीन्स बाबू 1:1। होता क्या बाबू कि जब रेशियो का डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाता है तो वो हट करके सिर्फ ऊपर का रह
जाता है। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। जिसका करेक्ट आंसर जो आपका मैच कर रहा है वो है डी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पी, क्यू, आर और एस साझेदार हैं जो कि 6532 के अनुपात में लाभों का विभाजन करती है। एस फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, यानी एस क्या हो रहा है, फर्म को छोड़ करके जा रहा है। एस के अवकाश ग्रहण करने के बाद नया लाभ विभाजन अनुपात होगा। मतलब कि एस जो चला गया है पार्टनर्स बाबू, अब उसके बाद जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए हैं, अब उन लोगों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके कि इसका न्यू रेशियो क्या होगा। तो अब इसका जो आपका क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, गिवन था कि पी, क्यू, आर, एस का ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ था वो था आपका बाबू 6532, है ना। अब जो है कि इसमें से एस जो है कि फर्म से रिटायर्ड कर रहा है, यानी फर्म को छोड़ करके जा रहा है। तो एस यानी कि लास्ट वाला बाबू, तो एस का जो है उसका शेयर होता है 2/16, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसके जाने के बाद अब जो है कि पी, क्यू, आर का न्यू रेशियो क्या होगा। तो इसको समझाने के बनाने के पहले बाबू आपको इसको थोड़ा बता देना चाहेंगे, समझा देना चाहेंगे कि क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला गया है कि जो पार्टनर्स रिटायर्ड कर रहा है क्या ये अपने शेयर को किस पार्टनर को दे रहा है, या किस इस क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि ओल्ड पार्टनर्स जो सॉरी रिमेनिंग पार्टनर्स जो है वो सॉरी रिटायर्ड पार्टनर्स के हिस्से को कितना टेकन कर रहा है, यानी कि ले रहा है। जब क्वेश्चन में कहीं भी कुछ भी ना बोले तो सिंपल सी बात है बाबू कि ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो हो जाता है। तो इसका मतलब बाबू कि जब कुछ ना दिया हुआ हो, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो एस जब चला गया तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बच गए हैं, पी, क्यू और आर। तो पी, क्यू, आर का जो न्यू रेशियो जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा पी का 6, 5 और 3। इसका करेक्ट आंसर जो बाबू आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन 24, एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो अब एक्स, वाई, जेड 3 पार्टनर्स हैं जो कि अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 4:3:2 के अनुपात में बांटते थे। वाई रिटायर्ड, अब वाई क्या कर रहा है, रिटायर्ड कर रहा है, यानी कि फर्म को छोड़ करके जा रहा है। तो एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशियो 5:4। तो एक्स और जेड ये डिसाइड करते हैं कि अब जो भी नया प्रॉफिट होगा, जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, उसे अब हम लोग कितना में बांटेंगे, 5:4 में। तो कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, है ना। तो गेनिंग कौन करेगा बाबू, तो जाहिर सी बात है जो पार्टनर्स बच गए हैं वो। तो बाबू आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, है ना, वो था बाबू कि एक्स, वाई, जेड का ओल्ड 3:2 जो आपको दिया हुआ है। वाई इससे रिटायर्ड कर रहा है तो वाई का शेयर हो जाएगा कितना बाबू, 3/9, यानी कि 3 यानी कि सम ऑफ रेशियो नीचे जो होगा। तो एक्स और जेड का न्यू रेशियो भी गिवन आपके क्वेश्चन में 5:4, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो निकालना क्या है बाबू, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला है बाबू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्स गेन इज इक्वल टू एक्स का न्यू रेशियो माइनस एक्स का ओल्ड रेशियो। तो एक्स का न्यू रेशियो तो नीचे है, वो हो गया आपका 5/9 माइनस एक्स का ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो भी आपका कितना हो जाएगा वो 4/9। तो 4/9 अगर इसे हम लोग सॉल्व करें तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका 1/9। तो जेड का क्या होगा बाबू, तो जेड के उसी प्रकार से सेम जेड का न्यू रेशियो माइनस जेड का ओल्ड रेशियो। तो जेड का न्यू रेशियो मतलब 4/9 और जेड का ओल्ड रेशियो 2/9। इसका मतलब बाबू 2/9। तो बाबू एक्स इतना से गेन किया और जेड इतना से गेन किया। तो सो देयरफॉर हम लोग एक्स और जेड का जो गेनिंग रेशियो होगा 1/9, 2/9, इट मीन्स इक्वल हो गया
तो 1:2। करेक्ट आंसर है सी। चलो अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है? अगर कोई पार्टनर बाबू रिटायर्ड हो रहा है तो रिटायर्ड किए हुए क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पूरा का पूरा गुडविल है वो किस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है ना? तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते में, है ना, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर्स के खाते में। बी शेष साझेदारों के खाते में, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स के खाते में। सी सभी साझेदारों के, यानी ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, या इसमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो बाबू तो बोला है क्या कि अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि, तो बाबू पूरा का पूरा गुडविल एक ही पार्टनर्स को तो नहीं मिलेगा। जो पार्टनर्स रिटायर्ड करते हैं वो केवल अपने शेयर के हिस्से को, गुडविल के हिस्से को लेकर के जाते हैं, ना कि पूरे फर्म का गुडविल का हिस्सा लेकर के जाता है ना? तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। तो चलिए बाबू देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। मीनाक्षी और गौरवी एक फर्म में साझेदार है। मीनाक्षी को कमीशन से पूर्व शुद्ध लाभ का 10% की दर से कमीशन प्राप्त होना है, मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 10% क्या होगा, मीनाक्षी को मिलेगा। गौरवी को कमीशन के पश्चात शुद्ध लाभ पर 5% की दर से कमीशन प्राप्त होना है। तो कमीशन के पूर्व शुद्ध लाभ आपका दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ, 1,10,000। तो मीनाक्षी का कमीशन होगा, तो बाबू मीनाक्षी का कमीशन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11,000। तो बाबू कहने के मतलब है कि मीनाक्षी कमीशन बोलता है नेट प्रॉफिट का 10%। तो बाबू नेट प्रॉफिट जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,10,000 का 10%, यानी परसेंट ऑफ कमीशन 10/100। तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बाबू तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर आएगा, वो आएगा आपका 11,000। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 क्या कहता है, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से बाय चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कहने का मतलब बाबू जो पार्टनर्स जब शुरू हुआ होगा, पार्टनरशिप फर्म जब शुरू होगा तो सारे पार्टनर्स मिल करके आपस में एग्रीमेंट किए होंगे, और अब उस एग्रीमेंट में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग होता है, किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 1 क्या बोलता है, तो नंबर ए बोलता है साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं, चेंजेस द रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर्स। नंबर बी साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है, बोलता है रिजल्ट इन एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। सी साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। इसमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जवाब देने के पहले मैं आपको सॉल्व करके एक एक करके मैं समझा देना चाहता हूं कि आखिर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्यों होगा और बाकी का आंसर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो मैं शुरू करना चाहूंगा ऑप्शन बी से। तो ऑप्शन बी आपका क्या कहता है, साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है। तो अब बताओ अगर पार्टनरशिप के बीच में अगर एग्रीमेंट अगर किसी तरह का कोई चेंज होगा, उसमें परिवर्तन होगा तो क्या फर्म बंद हो सकता है? क्या फर्म कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ एग्रीमेंट में ना चेंज हुआ है। नंबर सी साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। तो साझेदारी फर्म का विघटन मतलब इसका भी मतलब यह हुआ कि जो पार्टनरशिप फर्म जो चल रहा था वो हमेशा के लिए क्या हुआ, वो डिसॉल्व हो गया, यानी कि खत्म हो गया, नष्ट हो गया, यानी बर्बाद हो गया। ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ए, साझेदारों के बीच संबंध क्या होते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। पहले कुछ और था
और अब कुछ और था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था, अब हो सकता कुछ और होगा। इसके लिए सही जवाब जो होगा वो होगा ए। तो चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो। यानी गेनिंग रेशियो बराबर क्या होगा? तो बाबू अभी हम पहले क्वेश्चन में सॉल्व करके बता चुके हैं कि गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है। तो गेनिंग रेशियो हम पहले ही ऑप्शन में बता चुके हैं कि गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ऑप्शन देखा जाए कि क्या है बाबू, तो बाबू हमें तो साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम, मतलब अगर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो रहा है तो संपत्ति के मूल्य में अगर बढ़ जाता है तो उस वृद्धि का क्या परिणाम होगा? और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। क्लियर है बाबू? क्योंकि जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। इसके पहले वाले में भी क्वेश्चन में भी हम डिस्कस किए थे। तो जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा, सारे पार्टनर्स को भी प्रॉफिट होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है ना। लाभांश सामान्यता डॉट 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 पर दिया जाता है, मतलब बाबू डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन। कहने की मतलब है बाबू कि डिविडेंड जो है किस पर दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका कहता है अधिकृत पूंजी यानी ऑथराइज कैपिटल पर, बी निर्गमित पूंजी पर यानी कि इशूड कैपिटल पर, सी मांगी गई पूंजी पर यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल पर, डी प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल पर। तो बाबू इसका जो है सही आंसर होगा वो होगा डी यानी कि पेड अप कैपिटल पर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। तो क्वेश्चन 31 कहता है कि अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं, राइट शेयर आर इशूड टू। ऑप्शन है ए प्रवर्तकों को सेवाओं के लिए, प्रमोटर्स फॉर द सर्विसेज, बी प्रवर्तनीय ऋण पत्रों के धारकों को यानी कि होल्डर्स ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, सी विद्यमान अंशधारियों को यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो बाबू इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अंश आवंटन खाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट, बी वास्तविक खाता रियल अकाउंट, सी नाममात्र का खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो बाबू इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यानी कि पर्सनल। चलिए बाबू तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। समता अंशधारी कंपनी के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर। नंबर ए कंपनी के लेनदार, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, बी स्वामी यानी कि ऑनर्स, सी कंपनी के ग्राहक कस्टमर ऑफ द कंपनी, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका सही जवाब होगा वो होगा बी यानी ऑनर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 34, अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज शोन ऑन डॉट डॉट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी कि जो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर है आखिर उसे बैलेंस शीट के किस साइड में दिखाते हैं, किस पक्ष में दिखाते हैं, मतलब एसेट साइड दिखाते हैं या लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है वो गिवन है ए संपत्ति यानी कि एसेट साइड में,
बी दायित्व यानी कि लायबिलिटी साइड में, सी दोनों यानी कि बोथ। तो बाबू इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी यानी कि लायबिलिटी साइड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। अधिकार अंश वे हैं जिन्हें राइट शेयर आर द शेयर विच, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या कहता है कि कंपनी के निर्देशकों को निर्गमित किया जाता है, आर इशू टू डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। बी कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित किया जाता है, आर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कंपनी के प्रवर्तकों को निर्गमित किया जाता है, आर इशू टू प्रोमोटर्स इन कंसिडरेशन ऑफ देयर सर्विसेज। संपत्तियों को खरीदने के लिए विक्रेताओं को निर्गमित किया जाता है, आर इशू टू वेंडर्स फॉर परचेजिंग एसेट्स। तो अब इस आंसर का, इस क्वेश्चन का यानी राइट शेयर के बारे में हम लोग 31 क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन। प्रार्थित पूंजी और अयाचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए बकाया याचना यानी कॉल्स इन एरियर, बी अग्रिम याचना यानी कॉल्स इन एडवांस, सी अयाचित पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल, और डी इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दिस। तो बाबू इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी यानी कि अनकॉल्ड कैपिटल। नंबर 37 क्वेश्चन। कंपनी अधिनियम के अनुसार केवल अधिमान अंश जो डॉट डॉट में शोध्य हो जारी किए जा सकते हैं। एज पर द कंपनी एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल विद इन डॉट डॉट कैन बी इशूड। मतलब कि बाबू जो प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो कितने दिनों के अंदर, कितने टाइम्स के अंदर रिडीमेबल यानी कि भुगतान किया जा सकता है, यानी कि शोधन किया जा सकता है। तो अब शोध करने के लिए उसका जो आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी कि 20 साल। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर है। मतलब बाबू कॉल्स इन एडवांस पर टेबल एफ के अनुसार अधिकतम ब्याज का दर क्या है। तो बाबू का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी यानी कि 12%। क्वेश्चन 39 प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठी में किसके अंतर्गत दिखाया जाता है। कहने का मतलब आप सिक्योरिटीज प्रीमियम इज शोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट। मतलब बैलेंस शीट के किस हेड में सिक्योरिटीज प्रीमियम को दिखाया जाता है। तो अब ये तो कंफर्म है, ये तो होना चाहिए कि ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, लेकिन लायबिलिटी साइड के किधर, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में जाते हैं, है ना। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, संचय और अधिक यानी रिजर्व एंड सरप्लस है। क्वेश्चन नंबर 40 संचय पूंजी का अर्थ है यानी कि रिजर्व कैपिटल मीन्स अभिप्रार्थित और अयाचित पूंजी का एक भाग, a part of subscribed and uncalled capital। बी संचित लाभ यानी कि रिजर्व प्रॉफिट। सी पूंजी संचय का हिस्सा, a part of capital reserve। डी पूंजी शोधन संचय का एक हिस्सा, a part of capital redemption reserve।
तो बाबू करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि आ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड अनकॉल्ड कैपिटल। इस वीडियो के साथ हमारा मॉडल पेपर सेट 1 समाप्त हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप अगले वीडियो को देख सकें।